हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। आज है हमारा 7 मार्च और इसकी करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर के साथ मैं ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन को भी इंक्लूड करता हूँ। करंट अफेयर का सिंप्लीफिकेशन बहुत ही डिटेल मैनर में होगा। अगर आप इंडिया की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल, इंडियन रेलवेज या फिर इंडियन आरआरबीज की एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आप देने जा रहे हो तो आप इस करंट अफेयर को यूज कर सकते हो। अगर आपको इसकी टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आईएसपी से सिंप्लीफाइड विद द सेम नेम। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं 7 मार्च का करंट अफेयर। तो पहला है आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन महाराष्ट्र हाईवे। देखिए, दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर को इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के हाईवे में। अब हम लोग समझते हैं बैम्बू क्रैश बैरियर होता क्या है। बेसिकली बैम्बू क्रैश बैरियर क्या होता है ना, आप देख सकते हो जो बैरियर्स आप देखते हो रोड साइड में, किसी एनएच पे जाते होगे आप तो बैरियर्स दिखता होगा रोड के किनारे में, ये क्रैश बैरियर्स कहते हैं इसको। जैसे कोई ड्राइवर अगर अपने कंट्रोल फेल हो जाए तो वो बाहर की तरफ ना गिर जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको डिज़ाइन किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर द डिमार्केशन ऑफ द एनएच और एनी हाईवे। तो इसको पहले स्टील से बनाया जाता था या फिर किसी दूसरे मटेरियल से बनाया जाता था, मेटल से बनाया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, महाराष्ट्र के एक हाईवे पे पहला, दुनिया का सबसे पहला इसको बैम्बू से बनाया गया है, बैम्बू से। तो थोड़ा यूनिक है ये। क्यों यूनिक है? एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और एक तो चीप होगा, सस्ता होगा और साथ साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। इसको अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर को डिज़ाइन किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? तो हाईवे कनेक्टिंग चंद्रपुर एंड यावतमल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। अगर आप महाराष्ट्र पीसीएस देने वाले हो तो आप डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चंद्रपुर एंड यावतमल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं पे जिसको इन्होंने टर्म किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट सच एक्सरसाइज। तो दुनिया में ऐसा आज तक नहीं किया गया है, ये पहली बार किया गया है और इसको रिमार्केबल अचीवमेंट उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। और साथ साथ ये बताया कि बैम्बू सेक्टर में इंप्रूवमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर ये सच में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फिजिबल हो जाए तो बैम्बू का यूज़ काफ़ी अच्छा से हो सकता है और बैम्बू जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। और ये जो क्रैश बैरियर है ना, वो परफेक्ट ऑल्टरनेटिव शो करेगा। किसके लिए? तो स्टील के लिए। तो आपको पता ही होगा स्टील और बैम्बू में डिफरेंस। स्टील जो होगा बेसिकली आपको स्टील के कंपेरिजन में बैम्बू बहुत सस्ता पड़ेगा। बैम्बू की तो ये स्टील का ऑल्टरनेटिव तो देगा ही देगा, साथ में आपको ये भी तो पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उसके साथ भी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रखता है। बैम्बू का ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट रखता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बैम्बू किस फैमिली ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आई विल बी वेरी मच श्योर दैट उसको आप सुन के जान के बहुत अमेज्ड होगे। अब हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। अभी जस्ट महाराष्ट्र के लगभग 2022 दिसंबर के आसपास की बात है, एक टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये काफ़ी न्यूज़ में था, आप एक बार गूगल कर लेना इसके बारे में। महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट है जो सेटअप किया है दिव्यांग डिपार्टमेंट। ये भी ध्यान रखना है आपको, दिव्यांग डिपार्टमेंट पहला सेटअप करने वाला महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट है। साथ साथ में ही आपको मैं कुछ और बता देता हूँ, महाराष्ट्र जो है ना पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डिज़ाइन करने वाला स्टेट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ही आपको दही हांडी को ऑफिशियली महाराष्ट्र में ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक स्कीम आया था जिवाला स्कीम, अगर आपको याद होगा तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जिवाला स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये महाराष्ट्र का एक स्कीम था। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स किसके लिए लाया गया था? इनमेट्स के लिए, जो कि बहुत लंबे जेल की सेंटेंस वो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं बहुत सारे जेल्स में महाराष्ट्र में। अब आपको यही बता दो बस मेरे को, कौन सा बैंक इसको ऑफर किया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा महाराष्ट्र करंट अफेयर। कुछ करंट अफेयर एडिटिव और एडिशनल में डालता रहूँगा, आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं मनसुख मांडविया रिलीज बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। तो मनसुख मांडविया जो अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिलीज़ किया है कौन सा बुक? उन्होंने रिलीज़ किया है, आपको बुक का नेम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। तो आपको ये समझना है बेसिकली ये बेस्ड है फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री एट वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे लॉन्च किया है? वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस बुक की स्टोरी जो बेस्ड है वो फ्रॉम काउपॉक्स से, इंडिया कैसे काउपॉक्स से वैक्सीन मैत्री की तरफ मूव किया था, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है उस बुक में। कैसे कोविड-19 में इंडिया
खुद तो अपनी खुद की हेल्प किया ही किया, साथ में इरिस्पेक्टिव वो दूसरे कंट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा मदद किया था बाय सप्लाइंग द कोविड-19 वैक्सीन। तो इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस दे रखा है इस बुक में। और इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री सज्जन सिंह यादव। ये नाम आपको याद रखना है, सज्जन सिंह यादव जी हैं, उन्होंने इस बुक को ऑथर किया है। अब हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि वैक्सीन मैत्री था क्या। तो आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि जब लगभग 2021 के वक्त UNGA में 2014 के वक्त जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे थे UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो उन्होंने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली। किसको फोकस किया था? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या हुआ? द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने बताया कि पहली चीज़ तो एक चीज़ और, इंडिया वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे चलता है। जैसे ही कोरोना वायरस हिट किया ना, तो इंडिया स्ट्रगल किया, पूरी वर्ल्ड स्ट्रगल की वैक्सीन के मामले में। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन डेवलप हुआ, वैक्सीन डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया क्या किया, जहाँ पे वैक्सीन की कमी है वहाँ पे सप्लाई करना भी स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैत्री के एम्बिट में किया गया था। अब जो ये बुक है द रिसर्च बेस्ड, अब ये बुक क्या है? वो एक बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन है जो कि बताता है नॉलेज एंड साइंस दैट प्रूवन एग्जाम्पलरी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस के वक्त में किस तरीके से साइंस एंड नॉलेज ने एक बेस्ट एग्जाम्पल शो किया था इन केस ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर मांडाविया स्टेटेड दैट इंडिया administrated 2.2 billion doses as a part of the world's largest COVID vaccination drive without any shortage across the nation, resulted in saving 3.4 million lives. तो उन्होंने बताया कि टोटल 2.2 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीनेशंस वी हैव कन्फ्रंटेड, और साथ में ही 3.4 मिलियन लाइव्स को हम लोगों ने सेव किया है बाय यूजिंग वैक्सीन एंड बाय यूजिंग डिफरेंट ड्राइव्स इंक्लूडिंग द ऑपरेशन मैत्री ड्राइव। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी इंडेक्स से रिलेटेड। तो इंडिया का रैंक 108वां आया है किस चीज़ में? तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। ठीक है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है और एक होता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI एज वेल एज EDI। अब देखिए, इसको जारी कौन करती है? तो वीडेम डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिपोर्ट पेश करती है। इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया की रैंक 108 है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में। इंडिया का जो रैंक है वो पहले 100 था इन 2022, अब वो 108 हो गया है इस साल। क्लियर है। अभी अगर हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 97 है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 97 है। और अगर हम लोग डेमोक्रेसी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया का रैंक 108 है। 100 था 2022 में, 108 है 2023 में। अब अगर हम लोग बात करें तो डेनमार्क का रैंक 1 है। इसकी कंप्रिहेंसिव स्कोर है 0.89 इन LDI, स्कोर 1 में मेजर होता है। ठीक है। और डेनमार्क टॉप किया है, उसके बाद स्वीडन है, फिर नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, एस्टोनिया है। याद रखिएगा, टॉप 1 तो आपको याद होनी ही चाहिए जो टॉप किया है डेनमार्क, और इंडिया की रैंक आपको याद होनी चाहिए। तो डेनमार्क इसमें फर्स्ट किया है, हाईएस्ट है, इसकी कंप्रिहेंसिव स्कोर है 0.89 इन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। बाद में फॉलो किया है स्वीडन को, फिर नॉर्वे को, फिर स्विट्जरलैंड को, एंड देन एस्टोनिया। पाकिस्तान जो है वो स्लिप किया है 2 स्टेप लोअर, 106वें पोजीशन पे है इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें इंडिया 97 पे है, एंड 110 इन EDI इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया की रैंक 108 है इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, एंड इन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स इंडिया की रैंक 97 है। अब हम लोग पाकिस्तान में क्यों पढ़ते हैं? देखिए, हमारा पड़ोसी है और साथ में हम लोग इससे काफ़ी अटैच्ड हैं नेगेटिवली, तो हम लोग इसको जानते रहते हैं, एक क्यूरियोसिटी रहता है। ठीक है। तो ये था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 108 है, एंड 100 से लेके 108 पे गई है। 100 में था 2022 में, 108 है अभी। अगर हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो 97 है इंडिया का रैंक। और इसी तरीके से अगर टॉप की बात करें तो डेनमार्क वॉज द टॉप, एंड पाकिस्तान जो है उसकी रैंक स्लिप करी है, 106 है आपको लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, एंड 110 है आपको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। क्लियर है। आपको इसकी डाटाज याद होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन मेंस एग्जाम रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसर्न। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि पहला हाई सी ट्रीटी, फर्स्ट हाई सी ट्रीटी को बिल्ड किया गया है टू प्रोटेक्ट ओशन बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, अगर हाई सी ट्रीटी की बात करें तो ओशन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए लाया गया है।
किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो देखिए इस पर बात बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन ये आ नहीं पा रहा था। बहुत दिन से इस पर बात हो रही थी कि इसको लाया जाए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा रेकलेस सस्टेनेबिलिटी पे का बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर ओशन के केस में कहीं पे फिशिंग हो रहा है तो इतना ज़्यादा फिशिंग हो जा रहा है कि वहाँ पे फिश क्राइसिस हो जा रहा है। कहीं पे इतना ज़्यादा अगर ऑयल निकल रहा है तो इतना ज़्यादा वो रेकलेस ऑयल का वो निकल जा रहा है, मतलब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि वहाँ पे ऑयल स्पिल्स भी का इशू तो होता ही है। ऑयल स्पिल्स कहने का मतलब जैसे हम तेल निकाल के ला रहे हैं और तेल की पूरी पूरी बैरल्स होगी, वो गिर गई, तेल पानी में गिर गई, तो आपको पता होगा ऑयल जो होता है वो फ्लोट करता है ओशन पे। अब वो फ्लोट कर रहा है तो उसके अंदर के जो जितने भी वो हैं, जितने भी इकोसिस्टम है, लाइफ है, वो सारे डेड करते हैं। तो आप समझ सकते हो। तो इसी को ध्यान रखते हुए यूएन ने हाई सी ट्रीटी को बनाया है। हालांकि इसको लाने में, इसको पास करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है उनका। अब हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली इसको लाया गया है टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स ओशन लोकेटेड आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्री के बाहर एक होता है नॉटिकल माइल्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड ओशन जो लोकेटेड है नेशन के बाउंड्रीज के बाहर, जहाँ पे नेशन का कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पे ये लोग रेकलेस यूज़ ना करें। और कैसे इस नेगोशिएशन से हेल्प होगा वो हम लोग समझेंगे। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि ये लगभग 10 साल से, लगभग आप समझ सकते हो डिकेड से इस पर नेगोशिएशन चल रहा था इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे, लेकिन कोई मान नहीं रहे थे। लेकिन इसको एग्री कर लिया गया है 4 मार्च। लगभग 38 घंटा लगा है इस नेगोशिएशन में। कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अब हम लोग बात करें लास्ट इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट ऑन ओशन कंजर्वेशन पे जब बात हुआ था ना, जहाँ पे 40 ईयर एगो, मतलब बहुत पहले ही बात हुआ था, उसके बाद 40 साल का गैप है अगले नेगोशिएशन में। आप समझ लो इंसान कितना ग्रेडी है और खुद के अलावा वो किसी की सोचता नहीं है। क्लियर है? तो 1982 में इससे पहले हुआ था और 2023 में अभी हुआ है। ठीक है ना? अब चलिए हम लोग समझते हैं कुछ टेरिटोरियल बाउंड्रीज को। ये हमारा हो गया लैंड, मान लीजिए। क्लियर है? यहाँ से 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन, मान लीजिए बेस लाइन हम लोग कंसिडर किया, और 12 नॉटिकल माइल की हम बात कर लें तो वो होता है आपको टेरिटोरियल सी। यहाँ पे उस जिस कंट्री के नज़दीक है 12 नॉटिकल माइल, तो उस कंट्री का अधिकार होता है उस पर। अगर इसमें कोई इंटर कर जाए बोट तो ये कंट्री उस पर एक्शन ले सकती है। क्लियर है? उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि होता है 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। उसी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, उसी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज समहाउ पॉसिबल होता है, जहां पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड होता है। क्लियर है? और उसके बाद आता है हाई सी जोन, जो एरिया होता है डीप सी बेड का, कंप्लीट ओशन का। क्लियर है ना? आपको याद रखिएगा अभी बीपीएससी 68 प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा था 12 नॉटिकल माइल। तो कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर से मिल ही जाएंगी आराम से। अब हम लोग समझते हैं यूएन हाई सी ट्रीटीज है क्या। देखिए बेसिकली ये यूएन हाई सी ट्रीटीज क्या करेगा ना, एक नए बॉडी को क्रिएट करेगा। किस चीज़ के लिए? तो मैनेज कंजर्वेशन ऑफ मैरीटाइम लाइफ एंड एस्टेब्लिश मैराइन प्रोटेक्शन एरियाज इन द हाई सीज। तो हाई सीज वाले एरिया में आप समझ लीजिए दिस जोन में यहाँ पे बेसिकली बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ मरीन, जो भी मरीन एनिमल्स हैं, मरीन लाइफ है, उसके बाद उसके कंजर्वेशन के बारे में बात करेगा। साथ में ही मरीन प्रोटेक्शन एरियाज को डेवलप करेगा। कहाँ पे? तो हाई सी एरियाज में। अब लगभग इस ट्रीटी के, जब ये ट्रीटी पास हुई तो 30% वर्ल्ड का ओशन एरिया है ना, वो इंक्लूड हो गया इसमें। तो आप समझ लीजिए एटलीस्ट इतना तो हो गया कि 30% एरिया में अब कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जोन्स हैं, मरीन लाइफ्स को कोई तो देख रहा है। क्लियर है? चलिए बेसिकली इसमें क्या होगा कि डिफरेंट रूल्स को क्रिएट किया जाएगा माइनिंग्स को लेकर के, और प्रोटेक्ट करेगा पोटेंशियल इंपैक्ट सच डीप। देखिए डीप सी माइनिंग पे ही बात चलेगी इसमें। और ये जो ट्रीटी होगी वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुट करेगी, जैसे कितनी मछलियां आप निकाल सकते हो हाई सीज से। तो हाई सीज जो जोन है ना, उसको एक तरीके से आइसोलेट करने की बात हो रही है कि अब जो मरीन इकोसिस्टम है उसको हम लोग कंजर्व करेंगे। तो ये था हमारा आज का इन्वायरमेंट रिलेटेड सेक्शन, जिसमें हम लोग यूएन इंक हाई सी ट्रीटी के बारे में जाने एंड ओशन बॉडीज प्रोटेक्शन की बेसिकली बात है। पहली जब ये बात चली थी आज से 40 साल पहले, लगभग 1982 में, और अभी इस पे बात किया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। कर्नाटका एंड 54 ईयर वेट विंस संतोष ट्रॉफी। तो कर्नाटका जो है ना, जब प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश के वक्त, तो 54 साल वेट करना पड़ा है कर्नाटक को किस चीज़ को जीतने में? संतोष ट्रॉफी को जीतने में। आप देख सकते हो यहाँ पे देयर सेलिब्रेशंस। देखिए
अभी तक कर्नाटका ने 5 संतोष ट्रॉफी को नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल को जीता है, लेकिन जो पांचवां संतोष टाइटल को जीता है, किसको डिफीट किया है? ये मेघालय को डिफीट किया है 3-2 से। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था? किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद में, सऊदी अरेबिया में। ये भी आपको याद रखना है, अगर आप इंडिया के किसी वन लाइनर एग्जाम में फोकस कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये फर्स्ट ट्रॉफी है कर्नाटका की। इससे पहले वो जीता है 4 टाइम एज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। जब वो प्रिंसली स्टेट था मैसूर का, तब जीता है 4 बार। लेकिन अब 54 साल की गैप के बाद, दैट इज 1968-69 के बाद ये अभी जीता है। इससे पहले सर्विसेज एक टीम है जो जीती थी 3rd प्लेस। सर्विसेज जीती थी 3rd प्लेस, बीटिंग पंजाब को 2-0 से हराई थी प्लेऑफ मैच में, हेल्ड बिफोर द फाइनल। तो फाइनल में कर्नाटका ने स्नैच कर लिया है फाइनल कप को। अब अगर इसमें अगर हम लोग संतोष ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल में मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है, जो 32 टाइटल अभी तक जीत चुकी है। संतोष ट्रॉफी को फाउंड किया गया था, कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं, 1941 में, एंड ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के द्वारा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट संतोष ट्रॉफी एंड कर्नाटका, हाउ दे हैव ब्रेक्ड द 54 ईयर ऑफ वेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेनियल मेडवेडेव, कुछ टेनिस के बारे में। डेनियल मेडवेडेव ने जीता है दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल। डेनियल मेडवेडेव विंस दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल। रशियन टेनिस प्लेयर है डेनियल मेडवेडेव, एंड इन्होंने डिफीट किया है अपने ही रशियन काउंटर पार्ट को, जिनका नाम है एंड्री रुब्लेव। एंड्री रुब्लेव को हराया है 2 सेट में 6-2, 6-2 से, और 2023 की दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल जीता है। क्लियर है? ये था हमारा आज का टेनिस रिलेटेड स्पोर्ट्स। अब देखिए, इस परफॉर्मेंस के बाद वो मूव किए हैं 6वें पोजीशन पे ATP रैंकिंग में, जबकि रुब्लेव ड्रॉप हो गए नंबर 7 पे। पहले रुब्लेव थे नंबर 6 पे, तो इनको ड्रॉप कर दिया गया मेडवेडेव के द्वारा। ठीक है, अब वो आ गए हैं 6 पे और 7 पे आ गए हैं रुब्लेव। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर पे। आज है शेख अहमद नवाज अल सब। कौन है? शेख अहमद नवाफ अल सबाह रिअपॉइंट किए गए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ठीक है, ये इस तरीके से करंट अफेयर जो आता है ना, इसमें आपको एक तो नाम याद रखना है। नाम क्या है? नवाफ अल सबाह। इनको रिअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत याद रखना है। तो कुवैत आप मैप में देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं मैप को। तो कुवैत आप देख सकते हो, ये लोकेशन है। अब आपका काम क्या दे रहा हूं ना मैं आज, आप क्या करो, कुवैत के पास जाओ और देखो कुवैत के आसपास क्या कौन कौन सी जगह पड़ती है, जैसे इराक, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, फिर अरेबियन सी का कौन सा लोकेशन बनता है, आसपास कौन सी लेक है, कौन सी सी है, और इस तरीके से आपको हर एक चीज़ जानना है कुवैत के बारे में। कुवैत एक बहुत छोटी सी कंट्री है, तो इसके बारे में एक एक डिटेल जो जान सकते हो जान लो। इससे क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे ये मोटिव नहीं है कि आप यहाँ के PM का नाम याद कर लो, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। हमारा ये मोटिव भी होना चाहिए कि हम लोग, जैसे कोई न्यूज़ आया ना एग्जाम में, कोई न्यूज़ आया रिसेंट न्यूज़ में, किसी लोकेशन का न्यूज़ आया, तो आप उसको एक बार डिमेंसिफाई कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो बाद में फिर आपको कुवैत जब कहीं पूछेगा, कहीं आएगा क्वेश्चन में, तो आपका दिमाग रिवॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो शेख अहमद नवाफ अल साहब को रिअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ये डिसीजन आया है, कुछ मंथ लिया गया है। गवर्नमेंट रिज़ाइन किए थे ऑलरेडी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो रिज़ाइन किए थे, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ गई थी उनकी और पार्लियामेंट के बीच में। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मऊगंज बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मऊगंज जो है वो 53वां डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हो। रीवा जिला से इसको अलग किया गया है, मऊगंज बना नया जिला। आखिर क्यों बनाया गया? तो बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि मऊगंज जो था वो पॉलिटिकली आइसोलेटेड फील करता था। वहाँ के लोग पॉलिटिकल आइसोलेटेड फील करते थे। अगर आप मध्य प्रदेश PCS दे रहे हो तो आपको याद रखना है, अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी हो तो आपको ये याद रखना है कि कैमा डिस्ट्रिक्ट बना है, 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया मार्च 4 को तहसील मऊगंज ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एज ए 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, 53वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। देखिए बेसिकली इसका पर्पस था तो गवर्नमेंट टू एंड द डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो उन लोगों के बीच में असंतुष्टता थी किस चीज़ के लिए, तो लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट विंध्या रीजन ऑफ द स्टेट कैबिनेट। उनका कहना था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, हम लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं। ठीक है, तो मऊगंज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है, तो उत्तर प्रदेश से विल हैव 4 तहसील, 4 तहसील होगी, मऊगंज, हनुमाना, नाईगरही एंड देवतलाब, विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 लाख। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड टू मेक मऊगंज ए डिस्ट्रिक्ट, बहुत दिन से इस डिमांड को रखा गया था और आज इसको पास कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर अब इसके साथ ही पास करने के साथ साथ ही बहुत सारे
प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे हैं लगभग 738 करोड़ में, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मॉर्गन से रिलेटेड है। तो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि एक भोपाल डिक्लेरेशन आया था, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में भोपाल डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड था। G20 से रिलेटेड है और भोपाल में किया गया था। लगभग 300 इंटेलेक्चुअल भाग लिए थे इंडिया एंड अब्रोड से। क्लियर है। तो ये था आपको भोपाल डिक्लेरेशन। एक मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर का एक रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? लगभग जनवरी 2023 को किया गया था। चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम को लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, याद रखिएगा। तो बेसिकली मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत को लॉन्च किया गया था। किस डिस्ट्रिक्ट में? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था इसको। बेसिकली ये स्कीम के तहत क्या होगा ना कि फ्री प्लॉट्स प्रोवाइड किया जाएगा पुअर रूरल फैमिलीज़ को कि आप अपना घर बनाइए, फ्री प्लॉट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा कुछ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं वड़ा पाव पे। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, वड़ा पाव आ गया है। मुंबई का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में भी नाम कमा गया। क्या कमा गया भाई? 13वां बेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड हो गया। आप समझ लीजिए, आप मजाक नहीं उड़ाना है रोहित शर्मा का। तो आप देख लीजिए, वड़ा पाव 13वां है और इसकी अगर हम लोग स्कोर की बात करें तो 4.4 है। क्लियर है ना। देखिए टॉम्बिक जो है वो टॉप किया है। उसके बाद अब बेसिकली इन चीज़ों को जानना जरूरत नहीं है, बस वड़ा पाव याद रखिएगा, इसकी रैंक याद रखिएगा 13वां। अब देखिए मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है वड़ा पाव, इसको रैंक किया गया है 13 लिस्ट ऑफ टॉप 50 बेस्ट रेटेड सैंडविचेज इन द वर्ल्ड। मतलब आप समझिए टॉप 50 बेस्ट रेटेड सैंडविचेज में 13वें नंबर पे आ गया मुंबई का वड़ा पाव। अब ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो टेस्ट एटलस के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्ट, और इस रैंकिंग को टेस्ट एटलस वो करता है। एक क्रोएशियन बेस्ड फूड ट्रैवल गाइड वेबसाइट है तुर्किश टॉम्बिक सैंडविच टॉप्स द लिस्ट। अब देखिए टेस्ट एटलस जो है वो क्रोएशियन बेस्ड फूड ट्रैवल गाइड वेबसाइट है, लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है टेस्ट एटलस के द्वारा। और तुर्की की या फिर तुर्किये की, नाम चेंज हो चुका है, टॉम्बिक सैंडविच जो है ना वो टॉप किया है लिस्ट में। दूसरा है पेरू का बुटीफारा सैंडविच, अर्जेंटीना का डे लोमो सैंडविच थर्ड है। तो हमारा बड़ा पाव जो है वड़ा पाव ये 13वें नंबर पे है। ठीक है। अब कुछ वड़ा पाव के बारे में जान लीजिए। ये एक स्ट्रीट फूड है इंडिया का और इसको कहा जाता है, माना जाता है कि एक स्ट्रीट वेंडर का नाम था अशोक, उसके द्वारा अशोक वैद्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको सबसे पहली बार इसको बनाया गया था अशोक वैद्य जी हैं उनके द्वारा। आप समझ लीजिए एक इंसान, वो भी स्ट्रीट फूड। और ये कहाँ पे ऑपरेट करते थे? दादर रेलवे स्टेशन के पास 1960s और 70s के समय में। ट्रेडिशनली वड़ा पाव इज मेड अप ऑफ स्पाइसेस, मैश पोटैटोज, डीप फ्राइड चिपकीज, बटर। अब इसको जानने की तो जरूरत नहीं है, इसको हम लोग व्हाइट ब्रेड रोल भी कहते हैं। तो आज हम लोग वड़ा पाव के बारे में भी सुबह सुबह डिस्कशन कर लिए। कितना इंटरेस्टिंग है करंट अफेयर। अब चलिए हम लोग एक नया करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। एनटीपीसी को कन्फर किया गया है विद द सीबीआईपी अवार्ड। क्लियर है। सीबीआईपी अवार्ड के साथ कन्फर किया गया है। तो एनटीपीसी को कन्फर किया गया है सीबीआईपी अवार्ड के द्वारा। सीबीआईपी अवार्ड है क्या, ये आपको समझना है। सीबीआईपी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। क्या है सीबीआईपी? सीबीआईपी आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, इस अवार्ड को दिया गया, आप देख सकते हो। ठीक है। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है इसकी। इसको ऑनर किया गया सीबीआईपी अवार्ड 2022 से। 2022 के अवार्ड है, 2023 में दिया गया है। किस चीज़ के लिए? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन एट्रीब्यूटेड टू इट्स विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, वीएसटीपी में, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है पावर जनरेशन में। बहुत बेस्ट जनरेशन कैपेबिलिटी इन्होंने शो किया है। एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा शो किया है। एफिशिएंसी कहने का मतलब कि कितना आउटपुट ले रहे हैं और कितना इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है हमको। तो इनकी आउटपुट एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर हम लोग बात करें विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की, तो ये लार्जेस्ट पावर स्टेशन है हमारे कंट्री में। किस चीज़ के मामले में? इट्स एफिशिएंसी जो है बहुत हाई है। किस चीज़ का एफिशिएंसी? तो जनरेशन का एफिशिएंसी। जनरेशन मतलब हम लोग कितना वॉट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हैं, पावर को जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर कौन है? पावर आर के सिंह है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर आर के सिंह जो है वो इस अवार्ड को प्रेजेंट किए हैं। ये जो अवार्ड है सीबीआईपी अवार्ड, ये कन्फर किया जाता है इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को अपने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए डेवलपमेंट में। किस फील्ड में? तो वाटर, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में।
देखिए आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सीबीआई पिवट है क्या, आपको ये एटलीस्ट बैकग्राउंड डेवलप होना चाहिए दिमाग में कि किस चीज़ से बेस्ड है ये, किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ऑप्शंस में कभी कभी फ्रेम किया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब हम लोग चलते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर फॉर बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। तो नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर को अप्रूव कर दिया गया है, किनके लिए, तो फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। आप देख सकते हो इसको। बेसिकली डीएपी का मतलब क्या होता है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। किस चीज़ के लिए, तो नैनो लिक्विड के लिए, नैनो लिक्विड के लिए। और बेसिकली इसको किया गया है फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं। यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी हैं, इन्होंने अप्रूव कर दिया है लॉन्च ऑफ नैनो लिक्विड डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर एंड मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलियंट। तो आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है। फार्मर कोऑपरेटिव जो इफ़को है ना, इफ़को आपको ये बताना है कि इफ़को जो है वो कब सेटअप किया गया था। और चलिए मैं आपको कुछ इफ़को के बारे में बता ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टैक करके रखूँगा तो आप छोड़ दोगे। देखिए बेसिकली इफ़को जो है ना, उसको फाउंड किया गया था 3 नवंबर 1967 में। कब किया गया था, 3 नवंबर 1967 में इफ़को को सेटअप किया गया था। दूसरी चीज़, इसकी हेडक्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली में, क्लियर है। और इफ़को के अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात कर ले तो बेसिकली इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। जो 1960s में के वक्त क्या हुआ था ना, इंडिया में फूड क्राइसिस बहुत देखा जाता था। तो फूड क्राइसिस को एक तरीके से लिमिट करने के लिए हम लोग इसको लाए थे। अभी अगर हम लोग इसकी चेयरमैन की बात कर ले तो दिलीप संघवी जी इसके चेयरमैन हैं, बलवीर सिंह इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यूएस अवस्थी जी एमडी एंड सीईओ हैं। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इससे आपका आसान रहेगा, क्लियर है। तो ये था हमारा इफ़को के बारे में। तो अगर आपके पास कुछ टाइम, स्पेयर टाइम हो, तो आप फर्टिलाइजर्स के बारे में इंडिया किस तरीके से डेवलप किया है ना, इसको आप जानिएगा। और इफ़को जो है वो हेल्प लेता है जापान से भी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इफ़को जो है वो सेट किया है लॉन्च नैनो लिक्विड यूरिया 2021। ऑल्सो अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ इट्स नैनो डीएपी फर्टिलाइजर। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। एक बॉटल की कीमत होगी लगभग, 1 बॉटल विल बी इक्विवेलेंट टू 1 बैग ऑफ डीएपी विच कॉस्ट अराउंड 1350। तो नैनो यूरिया लिक्विड जो होगा ना, एक चीज़ समझ लीजिए, नैनो का मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब है 10⁻⁻⁹। नैनो क्या होता है, नैनो जब किसी चीज़ को हम लोग, मान लीजिए एक स्पेसिमैन है आपको, ये ब्लॉक है, इसमें से हम नैनो पार्टिकल निकालेंगे ना, तो उस पार्टिकल की फिजिकल, बायोकेमिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी उसके ब्लॉक से जहाँ से हम लोगों ने उसको निकाला है। तो जो नैनो यूरिया होगी डीएपी की, वो 1350 रुपये में एक बॉटल आएगी, और एक बॉटल जो होगी वो लगभग बराबर होगी एक पूरी की पूरी बैग ऑफ डीएपी के बराबर, क्लियर है। इफ़को जो है वैसे ऑल्सो प्लान कर रहा है नैनो पोटास, नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर फर्टिलाइजर को लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे क्वांटिटी कम लेंगे लेकिन काम ज़्यादा करेगा। और इफ़को ने बहुत सारे अपनी सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोला है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, टू प्रोड्यूस नैनो यूरिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर 7 मार्च। अगर आपको मेरा कंटेंट वाकई अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ सजेशंस देना है तो भी आप दे सकते हो। और साथ साथ में अगर आपको उसकी PDF चाहिए, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, ठीक है। थैंक यू।